नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं अरुण शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का अगला चैप्टर, जिसका नाम है फैक्टर्स या गुणनखंड। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि गुणनखंड से हम कितने तरह के क्वेश्चन जो बेसिक बनते हैं वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि कोई संख्या दे रखी है आपको n, और ये n बराबर किसके बराबर दे रखा हो आपको, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, इस तरह से आगे तक दे रखा हो, जहाँ पे n बराबर क्या हो, एक संख्या हो। यदि आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा आप एक बार नीचे आ जाइए। उदाहरण देखिए इसका 36। यदि 36 के हम गुणनखंड करते हैं तो 36 कुछ यूँ बनता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये कैसे आया, तो आप लोग देखिए अब 36 बना कैसे है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। 36 को आप लिखिए और एक लाइन इस तरह से बना दीजिए। सबसे पहले इसके अंदर 2 से डिवाइड करेंगे, जहाँ तक 2 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड करते जाएंगे 18 बार, फिर से 2 से डिवाइड किया 9 बार। अब 2 से डिवाइड नहीं होता है तो अगला जो अभाज्य संख्या है, हमारी प्राइम नंबर है, उसको लेना है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। 3 से डिवाइड कीजिए 3 बार। आगे अब और 3, जब तक 3 से डिवाइड होता है 3 से डिवाइड कीजिए जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब नीचे 1 आ चुका है, इसलिए ये 36 के जो गुणनखंड बनते हैं वो ये रहे आपके। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से हम 36 के गुणनखंडों को लिख सकते हैं। और इसको शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो देखिए 2 2 बार है तो 2 की घात 2 हो गई, और 3 2 बार है तो 3 की घात भी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, हम इसको 36 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो वापस एक बार ऊपर आ जाते हैं। यहाँ n बराबर क्या है, आपकी संख्या है, और a, b और c क्या है, संख्या के अभाज्य गुणनखंड है, यानी प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और p q r क्या है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की घात है, यानी प्राइम फैक्टर्स की क्या है साहब, पावर है। तो इसको हम यूँ बोल सकते हैं, दैट इज़ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए। किसी भी संख्या को लिख के और उसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, और जितनी उनकी घात लगती है वो हम लिख देते हैं शॉर्ट रूप में। तो यदि आपको ऐसा कोई संख्या दे रखी हो, उसके आपने गुणनखंड भी ज्ञात कर लिए हो, तो फिर आगे उसके कुछ सूत्र हैं जो हमको हमेशा याद रखने हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि n बराबर आपका क्या हो, a की घात p, b की घात q और c की घात r, इस तरह से आगे हो, तो n के कुल गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे n के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए जो पावर है आपकी p लेनी है, यहाँ पे a b c से लेना देना नहीं है। a की पावर कितनी है, p, उसमें 1 जोड़ना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर q में 1 जोड़ना है, और फिर r में 1 जोड़ना है। इन सभी को आपस में गुणा करते जाइए, आपका कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, हम कुछ सवालों से आगे समझेंगे, आप फॉर्मूले की तरफ ध्यान रखिएगा। n के सभी गुणनखंडों का योग, सारे गुणनखंड आपने देख लिए, उन सभी का टोटल कितना होगा। ठीक है, वो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे अब a से लेना देना है हमारा। ठीक है, a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस जितनी a की पावर p, a की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, p थी, तो a की पावर p ज़्यादा से ज़्यादा तक आपको सभी जोड़ते जाना है। a की पावर 0 से स्टार्ट करके a की पावर p तक जोड़ना है एक ब्रैकेट में, उसके बाद गुणा का चिन्ह आएगा, फिर b की पावर 0 से लेकर q तक सभी को जोड़ना है, ऐड करना है, और c की पावर भी 0 से लेकर n r तक सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी गुणनखंडों का आपके सामने योग आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले को याद रखना, सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी घात 0 से लेकर ज़्यादा मैक्सिमम तक ऐड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब यदि इसी n के सभी गुणनखंडों का गुणनफल पूछ ले, टोटल की जगह क्या पूछ ले, मल्टीप्लिकेशन पूछ ले, तो आपको क्या लिखनी है, संख्या लिखनी है, और संख्या के जो हमने गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की है 1 नंबर पॉइंट से, उन गुणनखंडों की संख्या को क्या कर दीजिए, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n f अपॉन 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। इस तरह से यहाँ पे सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये पूछा जाए, मैं वापस पीछे चलता हूँ, यदि आपको यहाँ पूछा जाए कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, घात की टोटल कर देनी है। ठीक है, घात की आपको क्या कर देना है, घात का योग कर देना है यदि आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो। जैसे 36 के यदि अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएं तो यहाँ पे आप सीधा इन जो घात आई है इनके अभाज्य गुणनखंडों की, उनका टोटल कर दीजिए 2 + 2 यानी कि
4 अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ घातों का योग कर दीजिए, लेकिन यदि कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आप ये p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 करेंगे, ठीक है। चलते हैं सवालों की तरफ। देखिए एग्जाम्पल देखिए, 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी है। तो 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या, पहले आप 12 के फैक्टर्स बना लीजिए। 12 को हम क्या लिख सकते हैं साहब, 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या लिखोगे आप, मैंने बता रखा है पहले 2+1 p+1 हो गया, अगले ब्रैकेट में क्या करोगे, 3 की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है, ठीक है। तो 1 + 1 अगले ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बना, 3 इंटू 2, तो 12 के कुल गुणनखंड कितने हुए, 6। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ 12 के कुल गुणनखंड 6 कैसे हुए। तो 12 के देखिए साहब, 12 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का जाएगा। तो आप इनको देख लीजिए कितने हैं, ये टोटल 6 ही तो हैं, ठीक है। तो इसीलिए 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6, जो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब 12 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा है, तो सभी गुणनखंडों के योग के लिए मैंने आपको बताया है 0 से शुरू कीजिए, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 2 की घात ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 2 है। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाइए, अगले ब्रैकेट में 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। अब इनको आप क्या कर दीजिए, ऐड करके और गुणा कर दीजिए। 2 की घात 0 क्या होता है, 1, 2 की घात 1 का मतलब 2 और 2 की घात 2 का मतलब 4, इंटू 3 की घात 0 का मतलब 1 और 3 की घात 1 का मतलब 3। देखिए कितना आया यहाँ पे 7 और यहाँ कितना मिला आपको 4। तो गुणनखंडों का योग कितना हो गया, 28। आप चेक कर लीजिए, इन सभी को आप ऐड कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 6 और 12, इन सभी को आप ऐड करोगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 28 ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सभी गुणनखंडों का गुणा कितना होगा। तो सभी गुणनखंडों का गुणा मैंने आपको बता रखा है, आपको क्या लिखना है, 12 और उसकी घात कितने फैक्टर्स आए, कितने फैक्टर्स आए थे, कुल 6, और बटा में आप क्या करोगे 2। तो 12 की घात कितनी आ जाएगी साहब, यहाँ पे 3। तो 12 का जब आप क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 1728, जो क्या है, इन सभी गुणनखंडों का गुणा है। आप सभी गुणनखंडों को आपस में गुणा कर दीजिए, 1728 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ पूछी है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो सम गुणनखंडों की संख्या मतलब क्या है, जिसमें सभी में 2 शामिल हो। तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, 2 की सिर्फ पावर लेनी है। सम गुणनखंडों की संख्या के लिए मैं सूत्र लिख रहा हूँ, 2 की सिर्फ आप घात लिखोगे और इसको फिर गुणा किससे करोगे, बाकी का जो आपका फैक्टर्स हैं, यानी बाकी सारे जो हैं विषम गुणनखंडों की देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए साहब, आप 2 की घात कितनी है 12 में, 12 में हम देख पा रहे हैं 2 की घात कितनी है 2, तो उसको लिख दीजिए और इनटू आप विषम गुणनखंडों की संख्या देखिए कितनी है। आप सिर्फ देखिए 3 के लिए विषम गुणनखंडों की संख्या क्या लिखोगे, 1 + 1, q+1 ही होगा, ठीक है। और 2 इंटू 2, आंसर कितना हो जाएगा 4। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 4। 2 की सिर्फ घात लिखोगे और उसके बाद क्या करोगे आप, ये जो 2 वाला पार्ट है इसमें से 2+1 वाला पार्ट, इसको आप हटा दीजिए। बाकी विषम गुणनखंडों के जो भी फैक्टर बनते हैं उनको आप क्या कर दीजिए, इससे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 4। चेक कीजिए, देखिए सम गुणनखंड ये रहा साहब, 1 ये रहा 2, 1 ये रहा 4, 1 ये रहा 6 और 1 ये रहा 12। तो 4 आपको सम गुणनखंड मिले कि नहीं मिले, ठीक है। अब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछिए, तो या तो आप इसको ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हो, टोटल माइनस सम गुणनखंड कर सकते हो, जिससे आंसर आ जाएगा फटाफट। यानी यहाँ पे टोटल कितने थे 6 फैक्टर, उसमें से सम फैक्टर 4 माइनस हो गए तो विषम गुणनखंड कितने रह गए 2। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा सीधी सीधी बात है, यदि आपको विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये 2+1 वाला जो पार्ट है इसको पूरा हटा दीजिए, बाकी जो बच गया वो लिख दीजिए। तो बाकी जो देखिए यहाँ पे कितना बचा, 1+1 वाला ब्रैकेट बचा और आंसर कितना हो गया 2। तो आपको क्या करना है, सम गुणनखंडों के लिए ये वाला सूत्र और विषम गुणनखंडों के लिए क्या करना है, 2 वाला ब्रैकेट पूरा हटा दीजिए 2 के गुणनखंडों वाला, और बाकी वाले ब्रैकेट सारे रख दीजिए, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो अगले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ देखिए 720 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि 720 बराबर है कितना। तो 720 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4, आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा, यही आने वाला है। 2 की घात 4
इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। चेक कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, 2 की घात 4, 16, 90, 44, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो 720 के ये गुणनखंड आपको मिल गए। अब इसने आपको पूछा क्या है, पहले ये चेक कीजिए कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। यहाँ पे पूरे गुणनखंड नहीं पूछे, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं, कुल कितने गुणनखंड नहीं पूछे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में मैंने आपको बता रखा है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पावर ऐड करनी है इनके अभाज्य गुणनखंडों की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 + 2 + 1 यानी कि 7 इसका करेक्ट आंसर है, जो सी ऑप्शन है मेरा। ठीक है, तो आपको पहला काम गुणनखंड सही तरीके से करने हैं, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आपको क्या करना है साहब, इनको ऐड कर देना है आपस में। ठीक है, अब आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है, 144 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे आपको अभाज्य नहीं, यहाँ पे आपको कुल गुणनखंड पूछे हैं। तो 144 को मैं लिख किस तरह से सकता हूँ, 144 का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, 2 की घात 4 इंटू 3 का स्क्वायर, मेरे हिसाब से ये होगा 16 9 144। हाँ ठीक है, तो 2 की घात 4 इंटू 3 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे अब इसने कुल गुणनखंड पूछे हैं, तो आपको पता है कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले ब्रैकेट में देखिए 2 की घात 4 है +1 कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में 3 की घात 2 है +1 कर दीजिए, तो इधर आ गया 5 और इधर मिल गया 3। आंसर क्या हो जाएगा इसका 15, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। देखते हैं कुछ और सवाल। अब आगे देखिए 144 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा है आपसे, सभी गुणनखंडों का योग। तो 144 को फिर से आप क्या लिख सकते हो, 144, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू 3 का स्क्वायर। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखिए 2 की घात 0 + 2 की घात 1 + 2 की घात 2 + 2 की घात 3 + 2 की घात 4, 2 की घात 4 तक सभी लिख देने हैं। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाना है, अगले ब्रैकेट में 3 की घात 0 + 3 की घात 1 + 3 की घात 2। ठीक है साहब, यहाँ सभी आप ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 4 + 8 + 16, मल्टीप्लिकेशन में 1 + 3 + 9। देखिए साहब एडिशन में क्या आंसर मिलता है आपको, 16 8 24, 24 4 28, 2 30 और 31 यहाँ इस ब्रैकेट में मिलेगा। और अगले ब्रैकेट में आपको क्या मिला, 9 और 3 12 और 1 13। तो 31 को 13 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 13 एकम 13, हासिल का 1, 13 3 39 और 1 40, 403 इस सवाल का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमको मिल रहा है। अगला देखिए साहब 360 के सभी गुणनखंडों का योग आपसे पूछा है। तो 360 के सभी गुणनखंडों का योग आप जानते हैं, 360 बराबर कितना लिखोगे आप, 2 की पावर 9 चौके 36, बहत्तर 360, बिल्कुल ठीक है साहब। तो ये आपके 360 के गुणनखंड बन गए। ठीक है, उसके बाद आपको अब क्या करना है, इसी तरीके से आपको इसका टोटल भी निकाल देना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 की घात 3 तक का जो टोटल मिलेगा आपको, 8 4 12, 2 14 और 1 15 मिलेगा। 3 की घात 2 तक का टोटल आपको मिलेगा साहब वही 13, और उसके बाद 5 की घात 2 तक का टोटल आपको मिलेगा, 5 की घात 1 तक का सॉरी, तो 5 की घात 1 तक का मिलेगा आपको 5 और 1 6। इन सभी का आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 15 6 90, 13 90, 117, यानी इसका आपका आंसर आएगा 1170, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया है क्योंकि मुझे ये पता है, मैंने अपने दिमाग में इस सवाल को कर लिया था। ठीक है, तो आप भी अपने दिमाग में करने जितना एबिलिटी डेवलप कर लीजिए, जिससे सवाल बहुत तेज़ी से हो जाएगा। चलते हैं आगे देखिए अगले वाले सवाल में क्या कह रहा है, 6 की घात 20 इंटू 21 की घात 16 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं आपसे। तो यहाँ सीधे आप अभाज्य गुणनखंड 20 + 16 36 मत चिपका देना, गलत हो जाएगा। सबसे पहले 6 को तोड़िए साहब, 6 की घात 20, इसको आप क्या लिख सकते हो,
इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, 2 गुणा 3 की घात 20 लिख सकते हैं, और इसको फिर आप लिखोगे 2 की घात 20 इंटू 3 की घात 20। ठीक है। इसी तरह से अगला जो आपका है 21 की घात 16, 21 की घात 16 को आप क्या लिखोगे साहब, 3 की घात 16 इंटू 7 की घात 16। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे इस पूरी जो टर्म है ये कैसे बनेगी, ये टर्म जो है 6 की घात 20 इंटू 21 की घात 16, ये पूरी टर्म किस तरह से बनेगी, 2 की घात 20 इंटू 3 की घात 20 इंटू 3 की घात 16 इंटू 7 की घात 16। ये आपकी पूरी टर्म बन गई है। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 की पावर देखिए, 3 को सेम बना लीजिए, 3 को 1 बना लीजिए, तो आप इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की घात 20 इंटू 3 की घात 36 इंटू 7 की घात 16। 36 कैसे है, घातें जुड़ जाती है गुणा में जब होती है। अब मुझे अभाज्य गुणनखंड मिल चुके हैं और मुझे सीधा सीधा इनका टोटल कर देना है इनकी पावर का। तो साहब क्या हो जाएगा, 20 प्लस 36 प्लस 16, 36 और 16 कितने होते हैं साहब, 52, 52 और 20 मिले मुझे 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 72। ये रहा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है साहब, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे 75 की घात 10 है, 75 की घात 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए साहब ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 75 को लिख सकता हूँ, इसकी घात 10 इंटू 12 की घात 9 क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इसकी घात 9। यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा मेरे सामने, 3 की घात 10 और 3 की घात 9, तो 3 की घात तो हो जाएगा 19, और 2 की घात देखें तो 2 की घात हो जाएगी साहब, 2 की घात 2 को 9 से गुणा करोगे तो 2 की घात हो जाएगी 18, और फिर आगे 5 की घात 2 को 10 से गुणा करोगे तो 5 की घात हो जाएगी आपकी 20। ठीक है साहब। अब आप इन सभी को ऐड कर दीजिए, तो 18 प्लस 19 प्लस 20, 37 और 20 आपका हो गया 57। 57 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलते हैं आगे। अब आगे देखिए साहब, 180 के कुल कितने विषम गुणनखंड पूछे हैं आपसे। तो 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ साहब, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5, 4 नंबर 36 पंजे 180। ठीक है। यहाँ पे कुल विषम गुणनखंड पूछे हैं आपसे, तो साहब विषम गुणनखंडों के लिए मुझे क्या करना है, 2 का तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। ठीक है। 3 की घात कितनी है, 2, सॉरी 3 की घात कितनी है, 2 प्लस 1 अलग ब्रैकेट में, और 5 की घात कितनी है साहब, 1 है, तो 1 प्लस 1 आप अलग ब्रैकेट में लिखोगे, तो ये मिल गया आपको 3 इंटू 2 यानी कि 6 इसके विषम गुणनखंड होंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी। सभी में सी आ रहा है अजीब सा कोइंसिडेंस है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस 2 वाले पार्ट को बिल्कुल नहीं लेना है, आपको 3 से स्टार्ट करना है। 3 की घात 2 प्लस 1 और फिर 5 की घात 1 प्लस 1, दोनों को गुणा कर देना है। अब देखिए साहब 240 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। सम गुणनखंड पहले 240 को हम लिख लेते हैं। 240 का मतलब क्या होगा साहब, ये होगा साहब 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। और 2 की घात 4 हो जाएगी साहब, यहाँ पे सॉरी 2 की घात 4 लीजिएगा। ठीक है। तो 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 5, 15 को 16 से गुणा करोगे तो 240 ही मिलना है। ठीक है। अब आगे यहाँ पे आपको क्या करना है, सम गुणनखंड निकालने हैं साहब। सम गुणनखंड निकालने के लिए मुझे क्या करना है, आप जानते हैं 2 की सिर्फ घात लिखनी है। 2 की घात कितनी है, 4। इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, इनके गुणनखंडों की संख्या से, विषम गुणनखंडों की संख्या से। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, दोनों की घात 1 है इसलिए हमने ऐड कर दिया। तो 4 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। अब आगे देखिए 400 के सभी अपवर्तकों यानी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो गुणनखंडों के गुणनफल का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। वो क्या था साहब, n
उसकी पावर क्या थी, f/2। इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने, तो पहली बात 400 के जो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स वो कितने होंगे वो निकालना ज़रूरी है। तो 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ साहब, देखिए साहब ये हो जाएगा आपका 2 की घात 4 × 5 का स्क्वायर। 25 को हम 16 से गुणा करेंगे तो 400 मिलेगा, क्योंकि 25 × 200, 25 16 से गुणा करोगे तो 400 मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ज्ञात करेंगे तो देखो साहब 4 + 1 अलग ब्रैकेट में और 2 + 1 अलग ब्रैकेट में, तो 5 × 3 आंसर क्या हो गया 15। इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो गए साहब 15। अब यहाँ पे साहब आप लिखोगे 400 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, तो 400 की घात क्या लगाओगे साहब 15/2। अब कहोगे साहब 15/2 में तो आंसर आ ही नहीं रहा, ना ऑप्शन मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 400 है इसको क्या लिख सकते हो आप, 400 को 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 20 का स्क्वायर और बाहर पावर कितनी है 15/2। आप लोग जानते हैं ब्रैकेट के अंदर बाहर घातें गुणा हो जाती है, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या रह जाएगा आपका 20 की घात 15, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा डी। तो गुणनखंडों के ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो कभी कभी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, तो हमें ये सब अब मेरे हिसाब से आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। आगे हम LCM HCF पढ़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको देना था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।